मुझे सामीन कराम, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान का सुर्ख सफ़र। दोस्तों, इस किताब का चौथा चैप्टर है दारुल हरब से हिजरत, दारुल हरब में वापसी। इनकलाब रूस के ज़हूर पजीर होने के बाद और पहली आलमी जंग के आखिरी अय्याम में एक ऐसा वाक़या रौनुमा हुआ जो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और बिलअमूल हमारी कौमी तहरीक पर बराह रास्त असरअंदाज हुआ। इतना ही नहीं, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान में इश्तराकी तहरीक के आगाज से भी है। इक्का दुक्का मुकामात पर इस जंग की चिंगारियां अभी सुलग ही रही थीं कि शिकस्त याफ्ता फिरकीन में से एक यानी तुर्की में कोई 4 सदियों से चलती आ रही उस्मानी खिलाफत खत्म कर दी गई और मुसलमानान आलम को एक नागुफ्तगी सदमे से दोचार होना पड़ा। तुर्की के वाक़यात ताहम तारीख के तलबा के लिए इस उसूल का एहतराम ज़रूरी है कि तारीखी वाक़यात अजहद पेचीदगी के हामिल होते हैं और इनको सियाह और सफ़ेद के खानों में बांट कर नहीं देखा जा सकता। इसी तरह तुर्की के वाक़यात भी इस कदर तहेदार हैं कि नाश्ता की मेज़ पर बैठकर इन पर वक्त गुजार गुफ्तगू नहीं की जा सकती। यहाँ जहन नशीन करने की पहली बात यह है कि उस्मानी खिलाफत का खात्मा दर हकीकत एक जमहूरी इनकलाब ने किया जिसकी क़यादत अतातुर्क, कमाल पाशा और इनके रफ़्क़ार के हाथों में थी और जो जदीद तुर्की का पेश खेमा साबित हुआ। एक जागीरदाराना सामंती निज़ाम के मुकाबले ये बुर्जुआ जमहूरी इनकलाब बहरहाल एक तरक्की पसंद नौइयत का हामिल था। दूसरी अहम बात यह है कि जंग के दौरान बैनुल अक़वामी सियासत का पहिया कुछ इस तरह घूमा कि मिस्र जैसे कई एक ममालिक तुर्की की अताअत से आज़ाद हो गए और वो गैर मुस्लिम ममालिक तो नहीं थे, लेकिन नौजवान तुर्कों के इस इनकलाब के मजबूत पहलू के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि इस पूरे मामले में बरतानिया या फ्रांस के किरदार बदतरीन किस्म के साम्राज्यी मफादात की पैदावार थे और इनके किरदार पर गौर व खौज भी इसी अमर की रोशनी में होना मुनासिब है। अब ये बात तो कहीं जाने से रही कि खिलाफत के खात्मे में बरतानिया का किरदार एक जदीद तुर्की की दाग बेल डालने या मिस्र वगैरह को आज़ादी दिलाने से मुताल्लिक किसी नेक ख्वाहिश का मज़हर था। एक और गलत फहमी का अजाला भी ज़रूरी है। जदीद हिंदुस्तान की तकरीबन सारी तसानीफ में अली बरादरान की क़यादत में चलने वाली तहरीक खिलाफत को अक्सर तुर्की के वाक़यात की बराह रास्त पैदावार करार दिया गया। नेज़ यहीं से इस प्रोपेगंडे का भी आगाज़ होता है कि हमारे मुल्क के मुसलमानों के तन तनहा यहाँ और मन बैरून ममालिक रहते हैं और ये बात जग जाहिर है कि खिलाफत और अदम ताउन की तहरीकों के नाकाम होने के बाद जब अरबाब वतन की कुव्वत और तवानाई फ़िरका वाराना बिरादरी कसी में ज़ाय होने लगी तो अक्सरियत की फ़िरका परस्तों ने इस प्रोपेगंडे का भरपूर सहारा लिया। ये सिलसिला आज भी जारी है, मगर हकीकत यह है कि खिलाफत की तहरीक महज एक ज़रिया थी इस गम व गुस्से के इजहार का जो निचले मुसव्वत तबके के मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक अरसे से उबलता आ रहा था। हकीकत यह है कि इस तबके के नुमाइंदों ने मुस्लिम लीग के कायदीन को 1916 में कांग्रेस के साथ इस मुआहदे के लिए मजबूर किया था जिसे तारीख के तलबा लखनऊ मुआहदे के नाम से जानते हैं। हकीकत यह है कि नवाबों, ताल्लुकदारों और जागीरदारों का सरकार नवाज तबका इस पूरे असना में अपने जबानबंद रखने के लिए मजबूर नज़र आ रहा था और खिलाफत की तहरीक ठप होने के बाद ही इसे ये हौसला हुआ कि वो मुसलमानों की सियासी क़यादत पाने के लिए जद्दोजहद करें। बलफाज दीगर हकीकत यह है कि अगर उस्मानी खिलाफत के खात्मे और इसमें बरतानिया के किरदार का मुद्दा मंजर आम पर नहीं आता तो भी ऐन मुमकिन है कि मुतवसत तबके के मुसलमान बरतानिया मुखालिफ जज्बा किसी न किसी शक्ल में इख्तियार कर पाता और ऐन यही वो सच्चाई है जिसे तहरीक के एक अहम रहनुमा जनाब मोहम्मद अली जौहर ने बहुत पहले सितंबर 1920 में ज़बान दी थी, जब उन्होंने ऐलान किया
जब उन्होंने ऐलान किया था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद खलीफा के साथ की गई नाइंसाफ़ियों से कहीं बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इतना ही नहीं, मौलाना मौसूफ ने यहाँ तक ऐलान किया था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के मजरू जज्बात तब ही सुकून पा सकेंगे जब हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के हाथ में होगा। मुख्तसर ये कि ये तारीख़ी वाक़यात बसा औक़ात इस तरह रोनुमा होते हैं कि इनके इजहार की पैराए हालत वाक़यात के बतन में कार फरमा मुहर्रक या मुहर्रकात से कोसों दूर नज़र आते हैं। और यही हमारे मुल्क में हुआ जब हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाहिश एक बज़ाहिर मजहबी तहरीक के पिराए में सामने आई। बहरे कैफ यहाँ इस अमर का बयान नामुनासिब नहीं होगा कि मामला ख्वाह तुर्की का हो या हिंदुस्तान का या किसी और मुल्क का, हम जब तक एक तबकाती नुक्ता नज़र अपनाना और मुख्तलिफ तबकात के किरदार का तजिया करना नहीं सीखते, किसी खातिर वो नतीजा पर पहुँचने से कासिर रहेंगे। हमारे महाजिर यहाँ वो हालात थे कि जब दिल्ली में 18 अप्रैल 1920 के रोज़ एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ और इसमें अफ़गानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह का एक ख़त भी पढ़कर सुनाया गया। खिलाफत के हामी मुसलमान हिंदुस्तान को दारुल हरब करार दिए जाने के बाद अगर चाहे तो इनके मुल्क में आकर पनाह ले सकते हैं, जहां इनको हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। ध्यान रहे कि अफ़गानिस्तान और बरतानिया के बाहिमी ताल्लुकात एक अरसे से अनहद कसीदा चले आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में इन मुहाजिरीन की तादाद 36,000 के आंकड़े को पार कर गई। इनमें ज़्यादातर नौजवान अली बरादरान की क़यादत वाली तहरीक खिलाफत से ला ताल्लुक़ और कांग्रेस के तर्ज अमल से सख्त नाला थे और इनका अफ़गानिस्तान जाने का वाहिद मकसद अमीर अमानुल्लाह की सरकार से फौजी इमदादी और इस्लाहात हासिल करना था, फिर मुल्क में गोरिल्ला जंग का आगाज़ करना था। ये बात हिंदुस्तान की इश्तराकी तहरीक के बानियान में से एक शौकत उस्मानी ने 1 जुलाई 1967 के मेन स्ट्रीम में शाये एक मजमून में कही है। उस्मानी ने इस मजमून में एक दिलचस्प बात भी दर्ज की है, ये कि तुर्की के हामी और हिजरत करने वाले इन हज़ारों नौजवानों में बहुत सारे हिंदू भी थे। फरमाते हैं, मई 1920 के महीने में अफ़गानिस्तान की सिमत बड़े पैमाने पर हिजरत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो महज मुसलमानों तक महदूद नहीं था। इस मौके से इस्तेफादा करते हुए बहुत से हिंदू नौजवान भी मुस्लिम नानुओं से सरहद पार करके अफ़गानिस्तान और फिर सोवियत रूस में पहुंच गए। काबुल से ताशकंद, लेकिन अमीर अमानुल्लाह की सरकार से इन मुहाजिरीन ने जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी वो बर नहीं आईं। अमीर मौसूफ बहरहाल जर्मनी की कैसर सरकार की तरह पाखंडी नहीं थे, लेकिन अपने बरतानिया मुखालिफ किरदार के बावजूद वो इस सिमत में बहुत दूर तक जा सकने से कासिर थे। अफ़गानिस्तान का जुग्राफियाई वक़ू इसका एक सबब था। दूसरे वसाइल के एतबार से भी ये मुल्क इतना मालदार न था कि एक हद से आगे हिंदुस्तानी इनकलाबियों की इमदाद कर सके। काबुल में 5 साल से ज़्यादा अरसे तक आर्जी हिंद सरकार का सरगर्म रहना ही अमीर मौसूफ की नेक नीति की दलील थी। इन हालात में हिंदुस्तानी इनकलाबियों का अगला पड़ाव सोवियत यूनियन ही हो सकता था। इनका भी जो पहले से बैरून मुल्क सरगर्म थे, इनका भी जो खिलाफत के सवाल पर हिजरत करके अफ़गानिस्तान पहुंचे थे। सबब यह कि सोवियत यूनियन तुर्की की आज़ादी के दफ़ा के हक में अपनी हिमायत का खुला इजहार कर चुका था, जबकि नौ आबादियात और नीम आबादियात के सवाल पर इसका मौक़ूफ़ पहले से अक़वाम आलम के इल्म में था। काबुल से ताशकंद का ये सफ़र बेहद पुरखतर साबित हुआ, जो इन दिनों के हालात पर लाजिम था। इन मुहाजिरीन को न सिर्फ बर्फ़ से ढके पहाड़ों और तूफ़ानी दरियाओं को अबूर करना पड़ा, बल्कि एक ऐसे इलाके से गुजरना पड़ा जहाँ कदम कदम पर खाक व खून का बाजार गर्म था। इस पूरे खित्ते में चारों तरफ वो रुज़ियत पसंद इनकलाब दुश्मन गिरोह सरगर्म थे, जो हथियारों के बल पर सोवियत सरकार के पांव न जमने देने के लिए कोसा थे।
नतीजा ये हुआ कि हमारे मुहाजिरीन कई एक जगहों पर इन गिरोहों के चंगुल में फंसते फंसते बचे और कई एक तो वाकई इनके हाथों गिरफ्तार होकर मुजालिम का भी शिकार हुए। इस दुश्वार गुजार इलाके से गुजरते हुए हमारे मुहाजिरीन को मुत्तईद दफ़ा आला उसूलों से आ रही इन गिरोहों के इंसान दुश्मन और तहजीब दुश्मन हरकत का मुशाहिदा हुआ, और जैसा कि इनकी छोड़ी हुई तसानीफ से जाहिर है, इन मजहबी यकजहती के बहुत सारे ख्वाब यहाँ आकर चकनाचूर हुए। इन इनकलाब दुश्मन गुरोहों की कैद से हमारे मुहाजिरीन की रिहाई तभी मुमकिन हुई जब सुर्ख फौजियों ने मौके पर पहुंचकर इन गुरोहों का मुकाबला किया। पार्टी का क़याम। खिलाफत के सवाल पर हिजरत करने वाले इन हिंदुस्तानी नौजवानों में ज़्यादातर अनपढ़ थे या फिर इनकी तालीम बेहद मामूली थी, मगर दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका सियासी शऊर अज हद बेदार था, और यही सबब है कि तुर्की के वाक़यात के मानी मफ़हूम को समझने में इन्होंने देर नहीं लगाई, बल्कि आगे चलकर इनमें से कुछ तो तुर्की भी पहुँचे और कमाल पाशा की फ़ौजों के हमरा जंग में शरीक हुए। ताहम इन मुहाजिरीन की अक्सरियत तास्कन, बुखारा, बाकू वगैरह शहरों में ही रहकर आज़ादी मुल्क के लिए सरगर्म रही। यही हालात थे जब 17 अक्टूबर 1920 के रोज वतन से हजारों मील दूर तास्कंद की सरजमीन पर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की दाग बेल पड़ी। इस सिलसिले में जो मीटिंग मुनक्किद की गई थी, इसमें 7 अफराद शामिल हुए थे। M.N. राय, इनकी जर्मन बीवी एलोन राय, इब्न मुखर्जी और इनकी बीवी रोजा फिटनगॉफ, जो इससे पहले सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी थी, मोहम्मद अली उर्फ अहमद हसन, मोहम्मद शफीक सिद्दीकी और प्रतिवादी अंगर आचार्य। कुछ वजह से शौकत उस्मानी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके थे। इस मीटिंग में 4 अहम फैसले किए गए। तीसरी इंटरनेशनल के ऐलान करदा उसूल को कबूल किया गया। हिंदुस्तान के ठोस हालात के मुताबिकत से एक पार्टी प्रोग्राम तैयार करने का फैसला किया गया। आरजी रुकनियत की मुद्दत 3 माह तय की गई और मोहम्मद शफीक को पार्टी का पहला सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जो तास्कंद से जमींदार के उन्वान से उर्दू में एक पर्चा निकाल रहे थे, जिसे खुफिया तौर पर हिंदुस्तान भेजा जाता था। इन दिनों आज़ाद हिंदुस्तान अखबार नाम से एक और उर्दू पर्चा बाकू से भी निकल रहा था। इसकी साथ में कुछ हिंदुस्तानी फौजी सरगर्म थे जो खरासान, ईरान में तामीयात बरतानवी फौज से फरार होकर बाकू जा पहुंचे थे और बरतानवी मुखालिफ सरगर्मियां चला रहे थे। तास्कंद के इसी ग्रुप को CPIM पार्टी का नुक्ता आगाज मानती है, जबकि CPI की राय इससे अलग है। कहने की जरूरत नहीं कि M.N. राय की पेशकदमी के नतीजे में जब पार्टी कायम हुई तो इसमें शामिल होने वाले वो मेंबरान में ज़्यादातर तादाद इन मुसलमानों की रही जो मुल्क से हिजरत करके अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन जा पहुंचे थे। अब इनका अगला कदम था बरतानिया मुखालिफ जद्दोजहद के लिए इसी मुल्क में वापस आना, जिसे वो कभी दारुल हरब कहकर छोड़ गए थे। मगर वापसी का ये सफ़र हिजरत के मुकाबले कुछ कम हिम्मत आजमा नहीं रहा। लेकिन जब ये नौजवान सोवियत यूनियन से वापस हुए तो पिशावर से लेकर कलकत्ता तक कम्युनिस्ट ग्रुपों के क़याम में भी इनका एक अहम किरदार रहा। CPIM की मगरबी बंगाल रियासती कमेटी का दफ्तर मुजफ्फर अहमद भवन ऐसे ही एक मुहाजिर की याद दिलाता है। दूसरी तरफ ऐसा ही एक मुहाजिर बनाम फिरोजुद्दीन मंसूर आगे चलकर तकसीम वतन के बाद पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना।